Hello students, today our topic is cascading style sheets, and in this lecture we are going to discuss about different types of cascading style sheets that are external, internal, and inline CSS, and we will see that how we can execute programs related to CSS using these three different ways. So let's start. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं CSS, और आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसका। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाया था, तो आज वो भी देखेंगे। सबसे बात पहले करते हैं एक्सटर्नल CSS की। तो 3 वेज टू इंसर्ट CSS। तो हम CSS के कोड को 3 डिफरेंट वे से इंसर्ट कर सकते हैं। एक है एक्सटर्नल, सेकंड है इनलाइन इंटरनल, और थर्ड है इनलाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। Each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section। तो दो बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो एक्सटर्नल CSS का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास एक एक्सटर्नल फाइल होगी, एक CSS की एक अलग से फाइल होगी। उस CSS की फ़ाइल में हम जो भी कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे वो इम्प्लीमेंट करने से हमारे वेब पेज या हमारी जो वेबसाइट है उसका लुक एंड फील चेंज हो जाएगा। तो हमारी एक अलग से ही फाइल होती है CSS की। HTML की फ़ाइल अलग होती है, CSS की एक अलग फ़ाइल होती है, इसलिए इसको एक्सटर्नल CSS कहा जाता है। दोनों फाइल को लिंक कर देते हैं। लिंक करने के लिए आपको क्या करना होता है? लिंक करने के लिए जब हम HTML का कोड लिखेंगे HTML की फ़ाइल में, तो वहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर एक एलिमेंट यूज़ होगा, लिंक एलिमेंट। तो हम लिंक एलिमेंट को यूज़ करेंगे और वहाँ हम लिंक इस्टेब्लिश करेंगे एक्सटर्नल फाइल का आपकी HTML की फ़ाइल के साथ। तो उसके बाद होगा ये कि जो भी कुछ चेंजेस आप CSS की फ़ाइल में करोगे, वो सभी चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे आपके वेब पेज के अंदर, फाइनल आउटपुट के अंदर। तो इसलिए इसे एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। एक्सटर्नल CSS का सिंपल सा मतलब ये है कि CSS की फ़ाइल एक अलग और सेपरेट फ़ाइल है, HTML की एक अलग फ़ाइल है। HTML की फ़ाइल को हम एक्सटर्नल फाइल CSS की फ़ाइल से लिंक कर देते हैं। तो जो भी कुछ चेंजेस होते हैं CSS में, वो सभी चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट हम देखते हैं अपने वेब पेज को या वेबसाइट को। तो कैसे करते हैं ज़रा इसको एक देख लेते हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, उसको करके देखते हैं। ये देखिए HTML हेड लिंक। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो HTML का पार्ट रहेगा उसके अंदर हम CSS फाइल का लिंक मेंशन करेंगे। तो हेड सेक्शन के अंदर देखिए लिंक हमने मेंशन किया है एट्रीब्यूट REL स्टाइल शीट। REL यहाँ डिफाइन करता है रिलेशनशिप को। देन टाइप, ये टेक्स्ट और CSS हो सकता है। HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ हम CSS की फ़ाइल का नेम लिखेंगे, mystyle.css हमारी फ़ाइल है, ठीक है। तो यह उसका एड्रेस कंप्लीट वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर हमने काम किया है कि हमने mystyle.css को भी डेस्कटॉप पर ही बनाया है और हमारा मेन कोड भी डेस्कटॉप पर ही है। तो हेड को क्लोज़ करेंगे, फिर उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ ऑलरेडी है, ठीक। और हेडिंग और पैराग्राफ से को डेकोरेट करने से रिलेटेड जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई की गई हैं mystyle.css में। देखिए ये तो हम सबको पता है, हमने पहले ही बताया था आपको कि CSS फाइल का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो सिर्फ इतना है कि हम वेब पेज को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो डेकोरेट करना ही फाइनल ऑब्जेक्टिव है। तो डेकोरेशन का काम होगा mystyle.css में और टैग्स को इम्प्लीमेंट करने का काम होगा HTML में अंदर। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कोड है हमारा, देख लीजिए अच्छी तरीके से, एक बार समझ लीजिए। क्लियरली लिखा हुआ है कि REL रिलेशनशिप को बताता है यहाँ पर, और लिंक एलिमेंट के अंदर हम ये डिनोट करते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। तो ये हमारा कोड है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमको एक फ़ाइल बनानी होगी नोटपैड की, और नोटपैड की फ़ाइल में ये कोड लिखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया तो मुझे तो पेस्ट करना पड़ेगा, आप टाइप कर सकते हैं वहाँ। ये कंप्लीट कोड है इसका।
तो यहाँ पर हम एक फ़ाइल लेते हैं और इस फाइल में हम ये कोड लिखेंगे। फाइल को नेम दे देते हैं, पहले एक pks नेम दे दिया, सपोज आप कुछ और भी दे सकते हैं। ये एक टेक्स्ट फाइल है, यहाँ हमने इसका कोड लिख दिया, ठीक है। और फिर इसको सेव कर दिया, तो ये टेक्स्ट की फ़ाइल सेव होगी। अभी तो फ़िलहाल ये टेक्स्ट की फ़ाइल है। और फिर आप एक काम और कीजिए, एक फ़ाइल और बनाइए, टेक्स्ट की फ़ाइल। अगेन एक और फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक। और इसमें हम क्या काम करेंगे कि इसमें हम CSS की कोडिंग लिखेंगे। CSS की कोडिंग को भी आपका किसी नोटपैड में ही हम आसानी से कर सकते हैं, किसी और टेक्स्ट एडिटर में भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने नोटपैड यूज़ किया है। ये CSS की कोडिंग है, तो ये ले लिया हमने पार्ट इसका। CSS कोडिंग यहाँ से सेलेक्ट की और ये इस फाइल में हम सेव कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये सेव हो गया, स्टोर कर, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ सेव करेंगे इसको, तो सेव एज़ करेंगे तो हम यहाँ पर फाइल का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो नाम देना पड़ेगा मुझे mystyle.css, क्योंकि mystyle.css को ही लिंक में दिया था हमने। तो mystyle.css याद रखिएगा, जो भी फाइल का नेम ना लिंक में भी आपको वही नेम देना पड़ेगा। यहाँ ऑल फाइल्स डेस्कटॉप पर ही सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए ये फ़ाइल है अब CSS की फ़ाइल, थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है क्योंकि CSS की फ़ाइल है। और इसको फिर हम सेव एज़ कर देंगे, एक और कोई नेम देंगे। इसको अभी HTML की फ़ाइल को एग्जीक्यूट करना है, तो pks.html करते हैं और ये सेव कर दिया। ये देखिए अब हमारी तीनों फाइल बन चुकी हैं ऑलरेडी। तो एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार कोड फिर से देख लेते हैं। ये हमारा HTML का कोड है, क्लियरली देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा फाइल है CSS की, कोड देख लीजिए आप, ठीक। और ये हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है HTML की, ये देखिए। नाउ यू कैन सी द कलर देख सकते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कलर चेंज किया था, बैकग्राउंड का भी और हेडिंग का भी, ओके। अभी आप बैकग्राउंड कलर येलो करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये भी कलर चेंज कर देते हैं, ये रेड कर देते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं इसे। ये देखिए आउटपुट, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया मैंने, हेडिंग का भी कलर चेंज कर दिया ना। अब हेडिंग का कलर रेड है और बैकग्राउंड कलर येलो है। सो है क्या, अब चूँकि हमारे पास एक अलग से CSS की फ़ाइल है एक्सटर्नल, तो हम जो भी चेंजेस एक्सटर्नल फाइल के अंदर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वेब पेज का लुक चेंज हो जाएगा। तो ये एक मेन एडवांटेज रहता है एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने का। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको स्टूडेंट्स एक्सटर्नल CSS क्या होती है। तो क्या करना है आपको, पहले नोटपैड में अपना HTML का प्रोग्राम लिखना है, वहाँ एक्सटर्नल फाइल का लिंक देना है, फिर एक्सटर्नल फाइल को बनाना है, क्रिएट करना है नोटपैड में ही, फिर उसको .css से सेव कर देना है नेम को, ठीक है। तो उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्रोग्राम का एक्सटेंशन, आपको फाइल सेव एज़ करनी पड़ेगी जहाँ आपने सोर्स कोड लिखा है .html एक्सटेंशन के साथ। एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आई थिंक अभी ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि किस तरीके से एक्सटर्नल CSS को बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी चलिए एक्सटर्नल हो गया, अब इंटरनल देखते हैं। इंटरनल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं क्योंकि HTML और की कोडिंग और CSS कोडिंग वहाँ अलग अलग नहीं करनी पड़ती, बल्कि CSS की कोडिंग HTML की कोडिंग का ही पार्ट होती है आपकी। तो आसान होता है इम्प्लीमेंट करना, दो फाइल को मेंटेन नहीं करना पड़ता, एक फ़ाइल को ही मेंटेन करना पड़ता है हमें। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनल CSS कैसे बनाई जा सकती है आपकी। उससे पहले थोड़ा सा एक चेंज और करके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक्सटर्नल फाइल में चेंज करके आप वेब पेजेस के लुक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए मार्जिन लेफ्ट 20 px दे रखा है, तो मैंने 100 px कर दिया अब यहाँ पर। इसको सेव किया
ये देखिए ये एक्सटर्नल फाइल है हमारी, ठीक है, mystyle.css। और इसको मैंने रिफ़्रेश किया पेज को तो देखिए क्या होता है, ये देखिए स्पेस आपका बढ़ चुका है यहाँ पर ऑलरेडी। तो ये एडवांटेज रहता है इसका। आप एक्सटर्नल फाइल में चेंजेस करेंगे वो आपके फाइनल आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको HTML फाइल के साथ अब कुछ नहीं करना, आपको जो भी चेंजेस करने हैं जो आपकी CSS की फ़ाइल है उसके साथ चेंज करना है आपको। ये एक्सटर्नल CSS हो गया। अब बात करते हैं इंटरनल CSS की। इसको डिलीट कर देते हैं कि अभी CSS की कोडिंग दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन अब इंटरनल CSS के साथ करेंगे तो समझना भी आसान होगा आपको। इंटरनल CSS को इंटरनल CSS इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटरनल CSS में आपको HTML की कोडिंग कोई अलग से नहीं करनी होती। आपको उसमें क्या करना होता है कि आपको CSS की कोडिंग जहाँ आपने कोडिंग की है HTML की, वहीं आपको CSS की कोडिंग भी करनी होती है। तो इसके लिए स्टाइल एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, देखेंगे हम कैसे किया जाता है। तो लिखा भी हुआ इंटरनल स्टाइल शीट में भी यूज्ड वन सिंगल HTML पेजेस हैज़ अ यूनिक स्टाइल एंड द इंटरनल स्टाइल इज़ डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है इंटरनल CSS को, और इसके लिए स्टाइल टैग यूज़ किया जाता है। तो हम देखेंगे कैसे। आई थिंक ये क्लियरली विजिबल होगा आपको। इसको भी किस में हेड सेक्शन के अंदर ही किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पिछली बार हमने लिंक एलिमेंट को यूज़ किया था एक्सटर्नल के लिए, तो वो भी हेड के अंदर ही यूज़ किया था, और स्टाइल एलिमेंट को यूज़ करेंगे तो वो भी हेड सेक्शन के अंदर ही यूज़ करेंगे। तो ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें कोई लिंक नहीं करना पड़ता है, बल्कि यहाँ पर हमें एक अलग से टैग ही, एक एलिमेंट ही यूज़ करना पड़ता है, और एलिमेंट का नेम है आपका स्टाइल। तो ये कोडिंग दे रखी है, देख लीजिए, समझ लीजिए। मैंने थोड़ा सा कलर अलग मार्क कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। हेड के अंदर आप देखिए स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल को, और स्टाइल के विद इन द स्टाइल एलिमेंट आपने कंप्लीट कोडिंग की है आपने CSS की। जैसे बॉडी का बैकग्राउंड कलर लिनेन रखा है, हेडिंग का कलर मैरून रखा है, मार्जिन लेफ्ट आपने 40 पिक्सल रखा है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से किया है आपने। तो ये आपका, अभी आपको अलग से फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है CSS की। अब CSS की जो फ़ाइल है वो बेसिकली HTML की फ़ाइल का ही पार्ट है, तो आपको अलग से कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो हेड सेक्शन के अंदर लिखना होता है हमको, स्टाइल एलिमेंट के अंदर हमें कोडिंग करनी होती है कंप्लीट CSS की। बॉडी के बाद मेन HTML प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हेडिंग और पैराग्राफ दे रखा है, हेडिंग में दे रखा है दिस इज हेडिंग, पैराग्राफ में दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ है। और उसके बाद एज़ यूजली हम क्या काम करेंगे, बॉडी को क्लोज़ करेंगे, फिर हम HTML को क्लोज़ करेंगे। तो ये प्रोग्राम है हमारा, एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक फ़ाइल लेते हैं, अगेन नोटपैड की ही, इस पर कोड लिखते हैं हम, नेम दे देते हैं फाइल को, PKS नेम दे देते हैं, चलिए P1 नेम दे देते हैं, और यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, ये कोड है इसका। इसकी एक फ़ाइल बना लेते हैं, HTML फाइल। तो सेव एज़ करेंगे, सेव कर लिया पहले, तो कोड को सेव कर लेते हैं, फिर सेव एज़, और हम p1.html करते हैं। सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। देखिए ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अभी कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लिए कलर, ठीक है, सेव कर लिया इसका, और इसका कलर येलो कर लिया हमने, बैकग्राउंड कलर, इसको भी सेव कर लिया। ये देखिए एग्जीक्यूट करने पर ये आउटपुट आएगा, बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई दे रहा है येलो है, और हेडिंग आपकी रेड कलर की दिखाई दे रही है। तो चेंज कर सकते हैं हम, क्लियर। पहले लिनन था कलर, तो ये भी है।
तो लीनियर पर ये कलर आएगा आपका। तो कलर चेंज कर सकते हैं आप, उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होगा। तो ये बेसिकली इसमें कुछ अलग नहीं है, बस ये है कि आपने जो CSS की कोडिंग की है ना, वो आपने HTML के प्रोग्राम के अंदर ही की है। इनसाइड द HTML प्रोग्राम आपने लिखा है, और ये हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। अब बात करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। बात करते हैं इनलाइन की। इनलाइन CSS को और देख लेते हैं। तो ये इनलाइन CSS है। इनलाइन CSS के बारे में जैसे नेम ही बता रहा है आपको एक हद तक कि इसमें हम स्टाइल को एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है इसके अंदर कि स्टाइल को पहली बात तो एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और सेकंड हम जो कोडिंग लिखते हैं इसकी CSS की, वो बॉडी के अंदर लिखते हैं, HTML के बॉडी सेक्शन के अंदर लिखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो जहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल को इनसाइड द हेड सेक्शन, वहीं हम इनलाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं इनसाइड द बॉडी सेक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर हम स्टाइल एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। इंटरनल में हमने स्टाइल एज अ एलिमेंट यूज़ किया था, और यहाँ पर इनलाइन में स्टाइल एज अ हम एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं बॉडी के अंदर H1 है, तो इस लिखा हुआ स्टाइल कलर ब्लू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, पैराग्राफ के लिए दे रखा है स्टाइल कलर रेड, ये आपने दे रखा है आपका। तो चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको जनरली तो ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे कि जैसे हम CSS का प्रोग्राम जैसे हम HTML का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसी तरीके से हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, इस बार हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से भी CSS कोडिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसे हम इनलाइन CSS बोलते हैं। क्लियर? देखिए ये लिखा भी हुआ है, एन इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट, एंड टू यूज इनलाइन स्टाइल एड द स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रिलीवेंट एलिमेंट, एंड द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी। तो हम स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। और हम इंटरनल में क्या यूज़ करते हैं इनलाइन इंटरनल में यूज़ करते हैं हम स्टाइल एज एन एलिमेंट, और इनलाइन में स्टाइल एज एन एट्रीब्यूट। क्लियर? समझ में आ गया? दोबारा बता देता हूँ मैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंटरनल में हम यूज़ करते हैं स्टाइल एज एन एलिमेंट, और हम यूज़ करते हैं स्टाइल को यूज़ करते हैं इनलाइन में भी, लेकिन स्टाइल में यूज़ करते हैं एज एन एट्रीब्यूट। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। सेकंड डिफरेंस ये है कि जब हम इनलाइन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम इनलाइन की जो कोडिंग होगी वो बॉडी के अंदर होगी, इनसाइड द बॉडी सेक्शन होगी। और जब हम इंटरनल यूज़ करेंगे, तो जो आपकी CSS की कोडिंग होगी वो हेड सेक्शन के अंदर होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। तो चलिए प्रोग्राम देखते हैं। ये इनलाइन CSS है। अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे इसका। एक बार पढ़ लीजिए, आप इसको देख लीजिए एक बार। स्क्रीन पर जो लिखा हुआ, जो मैंने समझाया था आपको, एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है, तो कोई डाउट ना रहे आपको। ठीक है, ओके। तो अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा कोड है। कंप्लीट कोड है, इसके अंदर देखिए आप। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। तो एक नोटपैड की फ़ाइल लेनी पड़ेगी आपको पहले एक। तो फाइल बना लेते हैं पहले एक। यहाँ पर हम प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। ओके, फिर सेव एज करेंगे। पी नेम से बन गया ये प्रोग्राम आपका फाइल। इसको भी चाहो तो रीनेम कर सकते हो आप, टेक्स्ट फाइल है ये, सेम नेम रखते हैं। चलिए, अब ये हमारी दोनों फाइल हो गई। ये देखिए, क्लियर हुआ आपको? ये हमारा एग्जाम्पल था इनलाइन का। ये कोड एक बार फिर से देख लीजिए आप।
कलर चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS फाइल्स। तो हमने देखा कि हम इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो मेन डिफरेंस था वो ये है कि एक्सटर्नल में हम जब एक फ़ाइल में चेंजेस करेंगे, एक्सटर्नल फाइल में चेंजेस करेंगे, तो वो वेब पेज या कंप्लीट जो वेबसाइट होगी इस पर वो रिफ्लेक्ट होगा। और इंटरनल में हमने देखा कि हम यूज़ करते हैं स्टाइल एज एन एलिमेंट हेड सेक्शन के अंदर, और इनलाइन में स्टाइल एज एन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं इनसाइड द बॉडी सेक्शन। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं सेलेक्टर्स के बारे में। तो कंप्लीट हो चुका है हमारा ऑलरेडी। सेलेक्टर्स को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार और देख लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद ये अगर आपने देख रखा है तो ये आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो मे बी कि समझ में आ जाए आपको, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बार रिवाइज़ करा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको यहाँ पर। तो तो यहाँ पर CSS सेलेक्टर्स देखिए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बेसिक्स ऑफ CSS की अगर हम बात करें तो CSS में सबसे पहले तो CSS का इंट्रोडक्शन पार्ट, CSS क्या है, यूज़ क्यों किया जाता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हमने CSS को पढ़ा है तो हम हमेशा बताते हैं कि CSS की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, वेब पेज को डेकोरेट की यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर सेकंड इसमें जो यूज़ होता है, जो जिससे क्वेश्चन बन सकता है आपका, वो आता है कि CSS की फाइल्स का इम्प्लीमेंटेशन कितनी तरीके से किया जा सकता है। तो आज हमने वीडियो में देखा कि एक्सटर्नल है, इनलाइन है, इंटरनल है, किस तरीके से हम कोड लिखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो हम चेंजेस करते हैं वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं, उसको हमने प्रैक्टिकली भी आज करके देखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। आप भी करके देखिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा। थर्ड बात करते हैं CSS सेलेक्टर्स की। तो CSS सेलेक्टर्स में क्या है आपका कि हम किस एलिमेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस एलिमेंट को हम सेलेक्टर बोलते हैं। तो सेलेक्टर का जो कोडिंग है वो किस तरीके से है, उसका सिंटैक्स क्या है, एक बार में हम एक से ज़्यादा सेलेक्टर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एक ही प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा सेलेक्टर पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा एलिमेंट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हम इसमें समझेंगे, थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है CSS एलिमेंट सेलेक्टर की। जैसे कि नेम है एलिमेंट सेलेक्टर। अगर हमें पर्टिकुलर किसी HTML के किसी एक ही एलिमेंट पर एक बार में कोई CSS की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना हो तो वो हम कर सकते हैं CSS एलिमेंट सेलेक्टर की हेल्प से। तो कैसे कर सकते हैं ज़रा देखते हैं, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, आई थिंक अभी क्लियर हो रहा होगा आपको। तो जैसा आपने देखा है कि पैराग्राफ है, पैराग्राफ को टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर किया है, कलर हमने रेड कर रखा है। तो ये इसका CSS का पार्ट है। इसमें यह बात ज़रा देखिए कि सेलेक्टर क्या है। सेलेक्टर है आपका पैराग्राफ। तो P लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉम्बिनेशन लिखते हैं। प्रॉपर्टी और वैल्यू को हमेशा कॉलन से सेपरेट करते हैं। एक बार प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉम्बिनेशन लिखने के बाद सेमी कॉलन से सेपरेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो पैराग्राफ हो जाएगा सेलेक्टर। तो सिंपली अगर हमें किसी एक एलिमेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी तो हम सिंपली उस एलिमेंट का नेम लिख देते हैं और उस एलिमेंट को बोलेंगे हम सेलेक्टर। तो इसमें सेलेक्टर हो जाएगा आपका पैराग्राफ, इट मीन्स P एलिमेंट। और इसके साथ हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है वो है टेक्स्ट लाइन। प्रॉपर्टी की वैल्यू का नाम है सेंटर। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू को हमेशा कॉलन साइन से सेपरेट करते हैं। तो हमने लिखा है टेक्स्ट लाइन कॉलन सेंटर, और उसके बाद सेमी कॉलन का साइन। फिर सेकंड प्रॉपर्टी और वैल्यू अगर है तो सेकंड प्रॉपर्टी है कलर, उसकी वैल्यू है रेड, तो हम लिखेंगे कलर कॉलन रेड और फिर सेमी कॉलन। और ये जो कोड है इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, सेलेक्टर को कर्ली ब्रेसेस के बाहर लिखा जाता है। तो ये कोड है, ठीक है, और इसे हम CSS एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो इसे बोलते हैं हम CSS एलिमेंट सेलेक्टर, ओके, क्योंकि पर्टिकुलर एक एलिमेंट पर हमने सेटिंग को अप्लाई कर दी है। अब सेकंड है CSS ID सेलेक्टर। देखिए ID सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, पहले तो मैं इसे थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, स्कूल में आपकी अटेंडेंस होती है, तो अटेंडेंस किससे होती है? आपकी रोल नंबर से। रोल नंबर क्या है? आपकी ID, आपके नेम से नहीं होती। आपके नेम से भी अगर आपकी अटेंडेंस हो सकती है, लेकिन आपके जनरली क्या होता है ID से, क्योंकि ID को कॉल करना कहीं ज़्यादा आसान है, रोल नंबर को कॉल करना कहीं ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू नेम। तो सेम कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है CSS में भी। CSS में ID यूज़ की जाती है। तो ID सेलेक्ट करने के लिए आपको जितने भी इसके एलिमेंट्स उनको ID अलॉट करनी पड़ेगी। एक बार आपने ID अलॉट कर दी तो उस ID का यूज़ करके आप प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं CSS की। ठीक है, ID को अलॉट करने के लिए आपको ID एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा।
उस एलिमेंट के अंदर इनसाइड दैट एलिमेंट जिसको आप आईडी प्रोवाइड कराना चाहते हैं। जैसे पैराग्राफ पर अगर मैं आईडी प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ तो जहाँ कहीं मैंने पैराग्राफ को डिफाइन किया है मैं लिखूँगा पी स्पेस आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आईडी का नेम, कुछ भी हो सकता है वो, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी मैं उस आईडी का यूज़ करूँगा तो मुझे आईडी का यूज़ करते समय CSS की मुझे हैश का साइन पहले यूज़ करना पड़ेगा, फिर आईडी का नेम लिखना पड़ेगा। तो जहाँ पहले आपने एक एलिमेंट लिखा था, पी एलिमेंट लिखा था, वहाँ मैं पी नहीं लिखूँगा, वहाँ लिखूँगा हैश और उस पैराग्राफ की आईडी, जो भी आईडी मैंने दी है, सपोज मैंने पैरा 1 दी है तो मैं लिखूँगा हैश पैरा 1। तो ये आईडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। लिखा भी हुआ है द आईडी सेलेक्टर यूजेस द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट and the ID of an element is unique within our pages, so that the ID selector is used to select one unique element. And to select an element with a specific ID, write a hash character followed by the ID of that element. An ID cannot start with a number. तो आईडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। आईडी पहली बात तो एक नंबर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप आईडी को यूज़ करेंगे तो हैश का साइन पहले लगाएंगे। तीसरी बात यह है कि आईडी यूनिक होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही आईडी को दो अलग अलग एलिमेंट को प्रोवाइड करा दोगे, ये पॉसिबल नहीं है, होता भी नहीं है। जैसे आपका रोल नंबर, एक रोल नंबर दो स्टूडेंट को नहीं अलॉट होता, उसी तरीके से आईडी अलॉट नहीं होती। उसकी सिंपल सी वजह यह है कि एक ही आईडी अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को अलॉट हो जाएगी तो फिर आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा वहाँ पर। तो इससे बचने के लिए ये रूल है कि आईडी सिंपल एक बार में सिर्फ एक को जो एलिमेंट को प्रोवाइड करा दी गई वो दूसरे को प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। और थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आईडी का जब आप नेम देंगे तो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, नो डाउट, कोई बिना किसी हेजिटेशन का आप नेम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस इतना याद रखिए कि नेम स्टार्ट नहीं होना चाहिए नंबर से, नंबर नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे 1 पैरा नहीं होना चाहिए, पैरा 1 हो सकता है, 1 पैरा नहीं होना चाहिए, ओके, या 2 पैरा नहीं होना चाहिए। ये कुछ रूल्स हैं। तो नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है। आईडी और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईडी एज एन एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है एलिमेंट के अंदर, ठीक है, वहाँ हम आईडी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं आईडी के बारे में, ठीक है। ये देखिए, आपने जो आईडी प्रोवाइड कराई पैरा 1, तो उसको ऐसे यूज़ करेंगे, सेलेक्टर कीजिएगा हैश पैरा 1, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं क्लास सेलेक्टर की। तो क्लास सेलेक्टर में क्या है कि हम इसमें क्या काम करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स को एक क्लास से बिलोंग करा देते हैं। और फिर होगा क्या कि जब हम उस क्लास को एज ए सेलेक्टर यूज़ करते हैं तो उस क्लास से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी पर वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये चाहते हैं कि सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई ना हो, के पर्टिकुलर किसी एक सिंगल एलिमेंट पर अप्लाई हो, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे उसमें हम क्या काम करेंगे, ये लिखेंगे पी क्लास इज इक्वल टू सेंटर। तो जैसे पैराग्राफ की क्लास सेंटर है तो मैं लिखूँगा पी क्लास सेंटर। ये किसी और की भी क्लास हो सकती है, ठीक है। आईडी वाली केस में हमने क्या काम किया था, अब यहाँ पर क्लास की जगह आईडी लिखा हुआ था, तो पैराग्राफ की आईडी सेंटर थी। लेकिन जब हम क्लास करेंगे तो पैराग्राफ की क्लास सेंटर हो जाएगी। याद रखिएगा, आईडी एक बार में सिर्फ एक को अलॉट होगी, जबकि एक ही क्लास नेम एक से ज़्यादा एलिमेंट को अलॉट हो सकता है। तो ये एक मेन एडवांटेज होता है। तो यहाँ पैराग्राफ की क्लास हो जाएगी सेंटर, और जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी भी क्लास सेंटर है, जब मैं आपको यूज़ करूँगा उसको एज ए सेलेक्टर, तो क्लास को एज ए सेलेक्टर यूज़ करूँगा तो उस क्लास से जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे उन सभी पर वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम सेलेक्टर की जगह एस्टेरिक का साइन लेते हैं। तो एस्टेरिक का साइन लेने से एडवांटेज ये होता है कि जितने भी टैग होते हैं बॉडी के अंदर, जितने भी आपके एलिमेंट्स डिफाइन होते हैं, उन सभी पर सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाती हैं। जैसे टेक्स्ट लाइन सेंटर है कलर ब्लू, और बाहर मैंने मार्क कर रखा है सेलेक्टर में एस्टेरिक साइन। तो इसमें जितने भी पैराग्राफ्स होंगे, जितने भी आपके हेडिंग्स होंगी, वो सभी सेंटर अलाइन हो जाएंगे, सभी का कलर ब्लू हो जाएगा। इसलिए इसे यूनिवर्सल सेलेक्टर बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, क्लियर। इसलिए इसे यूनिवर्सल सेलेक्टर बोला जाता है। तो इम्प्लीमेंट करना आसान है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने समझा कि किस तरीके से हम एज ए एलिमेंट, एज ए आईडी, एज ए क्लास और एज ए यूनिवर्सल सेलेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा आप। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ बताएंगे इसके बारे में। आज की क्लास के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।